नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे हिंदी ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी भाषा का सामान्य परिचय एवं बोलियां, जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक टॉपिक को बहुत ध्यान से समझते हुए पढ़ेंगे, तो आप लोग इसी तरह मेरे साथ अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी भाषा की उत्पत्ति से। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाषा शब्द कैसे बना है। भाषा शब्द संस्कृत की भास धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। देखिए, हम लोग जानते हैं कि धातु किसे कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को हम लोग धातु कहते हैं। जैसे पढ़ना क्रिया है और इसका मूल रूप है पढ़, अर्थात पढ़ जो है वह धातु है। इसी प्रकार भाषा शब्द जो है वो संस्कृत की भास धातु से बना है, और भास का अर्थ होता है बोलना या कहना। दूसरा पॉइंट है, भाषा ही वो माध्यम होता है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों और भावनाओं को व्यक्त करता है। देखिए, भाषा के द्वारा ही तो हम अपने भाव और विचार भावनाओं को व्यक्त करेंगे। अगर भाषा नहीं होगा तो हम अपने विचार को कैसे प्रकट करेंगे। भाषा के द्वारा ही हम अपने विचार प्रकट करते हैं, अपने भाव को व्यक्त करते हैं। अब हम देखते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। तो शब्दों के सार्थक समूह संकेत को हम लोग भाषा कहते हैं। भाषा वाक्यों से, वाक्य शब्दों से और शब्द मूल ध्वनियों से बनते हैं। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिए। भाषा जो है वो किससे बना है? वाक्यों से बना है। और वाक्य किससे बना है? वो शब्द से बना है, और शब्द बना है मूल ध्वनि से। अब बात करते हैं, इस प्रकार वाक्य, शब्द और मूल ध्वनियाँ ही भाषा के प्रमुख अंग है। इसको भी अंडरलाइन आप लोग कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए कि भाषा के प्रमुख अंग क्या क्या है। तो देखिए, भाषा के प्रमुख अंग है वाक्य है, शब्द है और मूल ध्वनियाँ। अब देखते हैं कामता प्रसाद जी ने भाषा के बारे में क्या कहा है। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार भाषा वह साधन है। भाषा क्या है? वह साधन जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप समझ सकता है। अर्थात भाषा के द्वारा हम अपने भाव और विचार को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचार भी हम समझ सकते हैं। अब बात करते हैं भाषा के रूप के बारे में। तो हम देखते हैं, अभिव्यक्ति की दृष्टि से भाषा के 3 रूप हैं। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा और तीसरा है सांकेतिक भाषा। अब हम बात करते हैं मौखिक भाषा की। जब हम लोग बोल करके अपने विचारों को प्रकट करते हैं तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे स्कूल में हो गया या फिर कॉलेज में हो गया, जब हम लोग व्याख्या देते हैं तो हम लोग बोलकर जब व्याख्या देते हैं वही भाषा का मौखिक रूप है। अब देखिए, लिखित रूप से ही प्रकट है कि जब हम अपने भाव और विचार को लिख कर प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। देखिए, भाषा का वो रूप जिसमें अक्षरों या चिन्हों की सहायता से हम अपने विचारों को लिख कर प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे हो गया लेख, पत्र, निबंध, कहानी, जीवनी आदि। और तीसरा है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा से ही आपको समझ में आ रहा है कि जब हम लोग संकेतों के द्वारा अपने भाव व विचार प्रकट करते हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा हो गया, जब वो बोलना नहीं जानता है तो वो अपने भाव व विचार को इशारों के माध्यम से प्रकट करता है, संकेत के द्वारा अपने भाव को प्रकट करता है। कोई गूंगा व्यक्ति है जो बोल नहीं सकता, वो भी अपने जब विचार को, भाव को संकेत के माध्यम से प्रकट करे तो उसे हम क्या कहेंगे? सांकेतिक भाषा। अब अगला देखते हैं कि सबकी इकाई क्या है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और आप लोग इसे नोट डाउन भी कर लीजिएगा। देखते हैं मौखिक भाषा की
सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है और भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर है। अब बात करते हैं वर्ण की कि वर्ण किसे कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं क, जब हम लोग क बोल रहे हैं तो एक ध्वनि निकल रहा है, और जब हम लोग इसको लिखते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। एवं वर्णों को लिखने के लिए जिन चिन्हों की आवश्यकता होती है, देखिए जैसे क हम लोग बोले फिर उसको हम लिखे, लेकिन लिखे भी तो एक चिन्ह के माध्यम से ना, तो इस जिस चिन्ह के द्वारा हम लिख रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लिपि या लिपि चिन्ह कहते हैं। अर्थात ध्वनि के लिपि चिन्हों को वर्ण या अक्षर कहते हैं। इनका क्रम हम लोग देख लेते हैं। इनका सही क्रम इस प्रकार है, ध्वनि के बाद वर्ण, इसके बाद शब्द, शब्द के बाद पद, पद के बाद वाक्य और वाक्य के बाद अन्विति। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। वर्णों का सार्थक क्रम जो निश्चित अर्थ दे उसे शब्द कहते हैं। देखिए वर्णों का सार्थक क्रम, ये सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ हो, जैसे क है, ख है, ग है, ये सारे क्या है, ये वर्ण है। लेकिन जब वर्ण मिल करके एक सार्थक क्रम के रूप में निश्चित अर्थ प्रदान करे तो उसे शब्द कहते हैं। इसे भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई कहते हैं, इकाई भी कहते हैं। जैसे हो गया आपका कमल, नयन, चयन, अर्थात क वर्ण है, म वर्ण है, ल वर्ण है, और ये सारे वर्ण मिलकर एक सार्थक शब्द बना, जैसे कमल। अगला है पद किसे कहते हैं। सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है, और जब यही शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब इसे पद कहते हैं। अब हम लोग जान गए शब्द किसे कहते हैं कि जो वर्णों का सार्थक क्रम जो निश्चित अर्थ देता है उसे हम लोग शब्द कहते हैं, और जब यही शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे हम लोग पद कहते हैं। जैसे मोहन क्रिकेट खेलता है। देखिए मोहन एक शब्द है, क्रिकेट एक शब्द है, खेलता एक शब्द है, और जब ये तीनों शब्द मिल करके एक वाक्य बना और वह एक सार्थक वाक्य बना, मतलब इस वाक्य के द्वारा हमें एक अर्थ मिल रहा है, एक अर्थ का पता चल रहा है कि मोहन क्रिकेट खेलता है, तो इसे हम लोग कहेंगे पद। अगला है वाक्य। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह जो निश्चित अर्थ प्रदान करते हो उन्हें वाक्य कहते हैं। देखिए यहाँ क्या है, दो या दो से अधिक शब्द, दो शब्द भी हो सकता है या उससे अधिक शब्द भी हो सकता है जब वह सार्थक समूह जो निश्चित अर्थ प्रदान करता है, और इसे भाषा की पूर्णतम इकाई भी कहते हैं। जैसे हम लोग उदाहरण देख लेते हैं, मोहन कल विद्यालय जाएगा। इसे एक हमें निश्चित अर्थ का पता चल रहा है। इसे जाएगा विद्यालय मोहन कल के रूप में लिख दिया जाए तो इसे वाक्य नहीं बल्कि शब्द समूह कहा जाएगा। शब्दों के समूह को जब हम लोग इस क्रम में सजा करके लिखते हैं जिससे हमें एक निश्चित अर्थ का पता चले तो उसे हम लोग वाक्य कहते हैं। लेकिन जब हम लोग शब्दों को निश्चित क्रम में नहीं सजा कर लिखे, ऐसे अगर लिख दे कि जाएगा विद्यालय मोहन कल लिख देते हैं तो ये एक निश्चित अर्थ प्रदान नहीं कर रहा है, बल्कि हम लोग इसे शब्द समूह कह सकते हैं, क्योंकि ये सारे शब्द तो सही है लेकिन ये क्रम में नहीं है, अर्थात इसका एक निश्चित अर्थ के बारे में मुझे पता नहीं चल रहा है। अगला है वाक्य के अंग। देखिए वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। देख लेते हैं पहला उद्देश्य किसे कहते हैं। तो वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे राहुल होशियार विद्यार्थी है, तो यहाँ देखिए राहुल होशियार विद्यार्थी है तो यहाँ किसके बारे में कहा जा रहा है, राहुल के बारे में कहा जा रहा है। होशियार विद्यार्थी कौन है, राहुल है, तो
राहुल यहाँ हो गया आपका उद्देश्य। दूसरा है अभय परीक्षा हॉल में बैठा है। तो यहाँ किसके बारे में कहा जा रहा है? अभय के बारे में। परीक्षा हॉल में कौन बैठा है? अभय बैठा है। तो यहाँ अभय क्या होगा? उद्देश्य होगा। अगला है विधेय। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। यहाँ देखिए, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए, जैसे चंडीगढ़ एक व्यवस्थित शहर है। यहाँ चंडीगढ़ कैसा है? एक व्यवस्थित शहर है। यहाँ उद्देश्य क्या है? चंडीगढ़, क्योंकि यहाँ किसके बारे में कहा जा रहा है? चंडीगढ़ के बारे में कहा जा रहा है। और क्या कहा जा रहा है? कि एक व्यवस्थित शहर है। तो हम लोग इसे क्या कहेंगे? एक व्यवस्थित शहर को विधेय कहेंगे। दूसरा है राम ने रावण को मारा। तो यहाँ मारने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो यहाँ राम क्या होगा? उद्देश्य होगा। और ये क्या काम कर रहा है? रावण को मारने का। ठीक है, मतलब जिसके बारे में जो कुछ कहा जाए, जो कुछ कहा जाए उसे हम लोग विधेय कहते हैं। और जिसके बारे में कहा जा रहा है उसे हम लोग उद्देश्य कहते हैं। और जो कुछ कहा जाता है उसे हम लोग विधेय कहते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। इससे आगे हम लोग शब्द किसे कहते हैं और हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, इसकी प्रमुख बोलियां क्या है, ये सारे कुछ हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। और संपूर्ण हिंदी व्याकरण को अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग मेरे वीडियो को देखते रहिए। इसके साथ ही आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।